हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, आज का जो सेशन रहने वाला है हमारी साइंस की क्लास में, वो रहने वाला है वायरस जनित रोग। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं जितनी भी वायरल डिजीज है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और सेम उसी प्रोसेस से हम इसको पढ़ेंगे जैसे हमने बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया जनित रोग को कंप्लीट किया था। कौन सा रोग है, उसका रोग कारक क्या है, उसके संक्रमण का कारण क्या है, लक्षण क्या है, उसका कोई उपचार है तो उपचार क्या है, टीका क्या है, वैक्सीन क्या है। ऐसे ही हम जो है जितनी भी हमारी ये वायरल डिजीज है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। और आज का हमारा सेशन वायरस जनित रोग के ऊपर। चलिए, तो वायरस जनित रोग, सबसे पहली चीज तो कि जो वायरस है वो वायरस है क्या। वायरस की अगर मैं बात करूं तो वायरस एक प्रकार से सूक्ष्म जीव है जिसका नाम होता है विषाणु। क्या होता है भाई? विषाणु। इस वायरस की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? इस वायरस की खोज, विषाणु की खोज जो है, विषाणु की खोज जो है वो सर्वप्रथम डॉक्टर इवानोव्स्की ने की। किसने की भाई? डॉक्टर इवानोव्स्की। तो डॉक्टर इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। और जो हमने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली है तो वहां पर भाई बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। चलिए, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले जो वायरस जनित रोग है उसमें हम सबसे पहले लेंगे बड़ी माता। बड़ी माता जिसे कहते हैं स्मॉल पॉक्स या जिसे कहते हैं चेचक। तो आपने भाई देखो कि इस रोग के लिए कहा जाता है कि जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है 14 साल से छोटे बच्चों में ये ज़्यादा देखा जाता है, बड़ी माता चेचक रोग। रेयर केस में ये जो है उनमें वयस्कों में भी देखा जाता है। और अब तो ये काफ़ी कुछ मात्रा में जैसे लिमिट में आ चुका है ये रोग। पर फिर भी जो है नॉर्मली अभी भी ये रोग तो है जो हो जाता है। क्या होता है बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स या चेचक रोग? इस रोग में क्या होता है कि जो शरीर है उस शरीर के ऊपर जो है छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं। और कभी कभी वो लाल दाने इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि उनमें घाव भर जाता है, उसमें जैसे हम कहते हैं कि उनसे पानी भी निकलने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि रस्सी या मवाद होती है। उस टाइप के यहाँ शरीर के अंदर दाने हो जाते हैं और लगातार शरीर पे जो है खुजली चलती रहती है। तो ऐसे में रोगी को क्या है कि मतलब जैसे हल्का फीवर भी रहता है। और शरीर पे ये लाल दाने लाल चकते हैं तो उसको सोने में उठने में भी दिक्कतें होती है ना। तो इस टाइप में इस तरीके के रोगी को क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहली चीज क्या करना चाहिए, रोगी को घर में किसी अलग कमरे में उसकी रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। कि खाने पीने की जो वस्तु है वो अलग रखनी चाहिए। जिस प्लेट में वो खा रहा है ना, जिस गिलास से वो पानी पी रहा है वो अलग रखना चाहिए। और व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को जो है वायु के संपर्क में नहीं आने देना है, मतलब उसको बाहर नहीं निकालना है। उसके पीछे का कारण कि जब वायु के संपर्क में व्यक्ति आता है तो उसके शरीर से इन चकते जब मतलब ये धीरे धीरे रोग समाप्त होने की उसमें होता है, तो इस पे जो है एक ऐसी स्किन बन जाती है, ब्राउन स्किन, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या होती है, शरीर से उतरने लगती है। और अगर वही स्किन अगर आपके वायु के संपर्क में स्किन से वो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पे चिपक जाए, तो फिर स्वस्थ व्यक्ति को भी ये रोग हो सकता है ना। और कहा जाता है कि इस रोग का जो ये वायरस है, ये विषाणु है, थोड़ा वायु के द्वारा ही जो है मतलब संक्रमण ज्यादा फैलाता है ना। ठीक है। तो ये होता है बड़ी माता स्मॉल पॉक्स या चेचक। तो अब देख लेते हैं एक एक बार कि भाई इसका रोग कारक क्या है। तो देखो, बड़ी माता स्मॉल पॉक्स चेचक रोग की बात करें तो इसका रोग कारक यानी किस रोगाणु के कारण, किस सूक्ष्म जीव के कारण, किस वायरस के कारण जो है ये रोग फैलता है, तो इसका रोग कारक होता है वेरियोला वायरस। कौन सा होता है भाई? वेरियोला वायरस, ठीक है। इसका संक्रमण कैसे फैलता है? आप रोगी व्यक्ति के संपर्क में हो, उसकी संक्रमित वस्तुओं से, मतलब आरोगी व्यक्ति की खाई हुई प्लेट में अगर आपने खाना लेके खा लिया तो उससे हो सकता है। ठीक है, तो रोगी व्यक्ति के संपर्क में ये रोग जो है सबसे ज्यादा फैलता है। इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, क्या सिम्टम्स इसके जो शरीर पे दिखाई देते हैं? जैसे पूरे शरीर पर संक्रमित तरल से भरे दोनों ब्लिस्टर का निर्माण होता है। तो मतलब जो दाने हैं निकल आते हैं लाल लाल, ठीक है। तो उनमें तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो मतलब वो कहते हैं कि वो जो फूट जाते हैं उनसे पानी निकलता है, वो पानी फिर से स्किन पे फैल जाता है, फिर स्किन पे और दाने बन जाते हैं। संक्रमण ठीक होने के बाद भी संक्रमण ठीक होने के बाद भी त्वचा पर गड्ढों के रूप में ये जो है बड़ी मात्रा पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग जिनके आपने मुंह पे देखे होंगे कि छोटे 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 दाने ऐसे गड्ढों के रूप में बने हुए रहते हैं।
मैं प्रैक्टिकली भी एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मुझे भी जो है जीवन में एक बार ये बड़ी माता चेचक रोग हुआ है, तो उसका एक स्पॉट, एक निशान जो है मेरी राइट हैंड साइड की जो आइज़ है उसके ऊपर रह गया है खड्डे के रूप में, ठीक है? तो वो शायद हो सकता है आपको स्क्रीन पे क्लीन नहीं दिखाई दे, लेकिन मेरी मतलब आइज़ के ऊपर है उसका। तो ये रोग तो खत्म हो जाता है, लेकिन जहाँ पर दाने होते हैं स्किन पे वहाँ पर खड्डे रह जाते हैं, खड्डे के रूप में वो स्किन हो जाती है। इतनी ज़्यादा ये जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा ये प्रभावशाली है, मतलब रोगी व्यक्ति के शरीर पर जो है बहुत ही ज़्यादा ये प्रभाव दिखाती है। वे रोग तो खत्म हो गया, उसके बाद भी गड्ढों के रूप में जो है इसके दाने रह जाते हैं। चलिए, तो रोग कारक वेरियोला वायरस संक्रमण रोगी के संपर्क या संक्रमित वस्तुओं से। लक्षण पूरे शरीर पर संक्रमित तरल से भरे दोनों ब्लिस्टर का निर्माण होता है, दोनों ओर ब्लिस्टर का निर्माण होता है, यहाँ आप लिखोगे दोनों ओर ब्लिस्टर का निर्माण होता है। ब्लिस्टर का मतलब अगर आप समझो तो गोलाकार दाने हो जाएंगे, ठीक है। बाद में भी त्वचा पर गड्ढों के रूप में पाए जाते हैं। अब इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है लक्षणात्मक उपचार। लक्षणात्मक उपचार की मैं बात करूँ, जैसे कि रोगी व्यक्ति में जैसे ही इसका लक्षण दिखाई देने लगे, उस रोगी व्यक्ति को घर के अंदर एक अलग रूम में उसकी रहने की व्यवस्था करें, उसके सोने करने के बिस्तर सब अलग रखें, क्योंकि जब ये तरल पदार्थ निकलता है तो वो बेड पे भी फैल जाता है, और उस बेड पे अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति जाके बैठ गया तो उसके शरीर में इसके रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं। या फिर हम बात करें कि जैसे-जैसे ये सूखने लगती है, जैसे-जैसे ये दाने सूखने लगते हैं, तो स्किन के रूप से ये शरीर से उतरने लगते हैं ना, तो जब ये स्किन के रूप में शरीर से उतरते हैं, तो वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, और अब ऐसे में कोई स्वस्थ व्यक्ति वहाँ चला गया, या मान लो वायु के संपर्क से वो स्किन उड़कर आपके किसी के शरीर पे लग गई, तो स्वस्थ व्यक्ति को भी ये रोग हो सकता है। तो फाइनली इसका लक्षणात्मक उपचार ये है कि जैसे इसके सिम्पटम्स दिखाई दें, रोगी व्यक्ति की आप रहने की व्यवस्था अलग कर दो। और साथ ही साथ में उसकी जैसे वो खुजलाता है, खुजलाने के लिए जैसे पुराने उपचार है कि भई नीम की पत्तियाँ दे दो, नीम की पत्तियों से उसके जो है वो अपने शरीर पे खुजलाए, ठीक है ना? तो ऐसे जो है नॉर्मली घरेलू उपचार किए जाते हैं। तो लक्षण दिखते ही इसका उपचार शुरू कर दिया जाए, ठीक है। इसकी वैक्सीन भी बनी है, और इसकी वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो किसने बनाई है? या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, चेचक के टीके का निर्माण किसने किया? तो चेचक के टीके का निर्माण किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था भाई? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है जो टीके के रूप में है, और इसका विकास किसने किया है भाई? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया है। तो चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहेंगे और बड़ी माता भी कहेंगे। अब एक ध्यान रखना, नाम से तो ये बड़ी माता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे आती है छोटी माता जिसे कहते हैं चिकन पॉक्स। क्या कहते हैं भाई? चिकन पॉक्स। छोटी माता चिकन पॉक्स, बड़ी माता स्मॉल पॉक्स, ठीक है। रोग कारक बात करें छोटी माता, अब जिस तरीके से बड़ी माता में दाने बन रहे थे, बड़े-बड़े दाने हो रहे थे और उनके तरल पदार्थ था, छोटी माता की मैं बात करूँ तो तेज बुखार के साथ में पूरे शरीर में जो है छोटे-छोटे लाल दाने हो जाते हैं ना। ये बड़ी माता से थोड़े आप देख समझ लो कि कम साइज़ के होते हैं और थोड़े कम घातक होते हैं। बड़ी माता जितनी घातक होती है उससे कम घातक होती है ये छोटी माता, ठीक है। छोटी माता या चिकन पॉक्स, इसका रोग कारक क्या है भई? इसका रोग कारक है वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस। अच्छा दोनों रोगों में अंतर करना, इसका तो था वेरियोला वायरस, इसका तो था वेरियोला वायरस, लेकिन अगर हम बात करें छोटी माता तो इसका है वेरिसेला जोस्टर। कौन सा है भाई? वेरिसेला जोस्टर वायरस है। इसका संक्रमण संक्रमण इसका वही संक्रमित वस्तुओं से, भाई जो रोगी व्यक्ति यूज कर रहा है उसी की वस्तु को अगर आपने यूज कर लिया, रोगी के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। लक्षण की अगर हम बात करें तो भाई क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब ये रोग होता है? तेज बुखार से पूरे शरीर पर संक्रमित तरल से युक्त गहरे लाल रंग के दाने बन जाते हैं, जो कि संक्रमण मुक्त होने पर भी दिखाई देते हैं, जो कि संक्रमण मुक्त होने के बाद भी, होने पर भी, होने पर भी शरीर पर थोड़े निशान छोड़ देते हैं। ऐसे लिख देंगे हम, होने पर जो कि संक्रमण मुक्त होने पर भी शरीर पर हल्के रूप में हल्के रूप में दिखाई देते हैं, हल्के रूप में दिखाई देते हैं। समझ में आ गई ये बात? चलिए, अब अगर हम बात करें कि भई ये जो है इसका भी उपचार वही है, लक्षणात्मक उपचार। देखते ही आप क्या कर लोगे कि भई इसके जैसे ही लक्षण दिखाई देंगे और आप उसका क्या करो? उपचार शुरू करो। ठीक है? चलो, अब आगे ध्यान रखना यहाँ पर कि जो बड़ी माता है स्मॉल पॉक्स है उसका विश्व से उन्मूलन हो चुका है। लगभग जो है इसका उन्मूलन हो चुका है। अब इसका टीका बन गया तो इसका उन्मूलन हो चुका है। अब ये जो है रोग ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है रोगी व्यक्ति। अच्छा, अब जो ये बड़ी माता, छोटी माता है, इसके पीछे का अगर हम बात करें, वैसे तो साइंटिफिक रीज़न है भई ये
मतलब वायरस जनित रोग है ये, है ना? तो साइंटिफिक रीज़न है ही है, बिल्कुल लॉजिकली रीज़न है। लेकिन फिर भी इसके पीछे एक मान्यता है, एक कहानी है। तो वो कहानी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। चलिए, ऐसा कहा जाता है कि जब ये रोग होता है तो शीतला माता की पूजा की जाती है ना। शीतला माता को जाके जल चढ़ाया जाता है, फिर उस जल को घर पे लाके रोगी व्यक्ति के पूरे शरीर पे लगाया जाता है, तो ये ठीक हो जाता है ना। अब ये शीतला माता की जो कहानी है वो उस मतलब ये कहानी क्या है इसके पीछे, इन रोगों के पीछे? कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ था कि शीतला माता है ना ऐसे ही भ्रमण पे निकली और उसने देखा कि मैं देखती हूँ कि लोगों के अंदर जो है मतलब कितनी मानवता है, ये देखने के लिए वो मतलब एक बाजार में गए। उस समय दिवाली के आसपास का समय था और बाजार में जैसे मिठाइयाँ वगैरह बन रही थी, सब कुछ ऐसा अच्छे से हो रहा था, सारा काम है ना। तो चलो ठीक है, शीतला माता ने भी कहा कि मैं भी बाजार का एक बार भ्रमण करके आ जाती हूँ। तो वो जब भ्रमण करने निकली तो वो सबसे पहले गई एक हलवाई की शॉप पे जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बन रही थी। तो वो एक गाय का रूप धारण करके जाती हैं। तो गाय का रूप धारण करके जाती है तो वो सबसे पहले जाते ही उस हलवाई की शॉप पे जो भी मीठे पकवान बने हुए थे उनको खाने लगती है। तो हलवाई क्या करता है उसको भगा मतलब उस गाय को भगाता है ना, गाय को भगाता है। चलो एक दिन भगा दिया, फिर दूसरे दिन फिर से शीतला माता दूसरे दिन वही उसी दुकान पे गई, वही मीठे पकवान खाने गई। दूसरे दिन फिर हलवाई ने भगा दिया। फिर ऐसे करते-करते 3-4 दिन तक जो है शीतला माता इस गौ माता के रूप में उस हलवाई की दुकान पे जाते रहती थी। तो उससे क्या हुआ कि एक दिन जो है हलवाई की मतलब एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही गौ माता वहाँ पहुँची, मतलब शीतला माता का रूप ही शीतला माता खुद गौ माता के रूप में जैसे ही उस शॉप पे पहुँची, हलवाई की शॉप पे, वो मिष्ठान बनाने में व्यस्त था और गौ माता वहाँ पे उस मिष्ठान को खा रही थी। तो उसी समय क्या होता है कि हलवाई की जो वाइफ़ होती है, वो उसको देख लेती है और उनको ऐसा लगता है कि ये गाय रोज़ाना आती है, रोज़ाना परेशान करती है। तो वो क्या करती है कि इसको कैसे भगाया जाए कि ये दोबारा इस दुकान पे ना आए। वो क्या करती है उस गौ माता के शरीर पे गरम-गरम पानी डाल देती है। तो गरम-गरम पानी डाल देती है तो उस समय उस गौ माता के शरीर पे जैसे छाले हो जाते हैं। फिर वो गौ माता वहाँ से भागकर कुम्हार के घर में जाती है और जहाँ पर क्या होती है मिट्टी होती है ना, अब मिट्टी गीली रहती है तो शरीर को ठंडक देगी। तो कुम्हार के घर में जब जाती है तो वो गौ कुम्हार क्या करता है उस गाय के पूरे शरीर पे जो है गीली मिट्टी लगा देता है, जिससे गौ माता को थोड़ा ठंडक मतलब फ़ील हो ना, शीतला माता को फ़ील होती है। फिर उस समय उस कुम्हार को वो शीतला माता जो है वो दर्शन देती है और फिर वो ये बताती है कि अगर यहाँ पर इस जीवन में अगर कोई मतलब मानवता जिसके शरीर में दया है, जिसके दिल में दया है, जिसके दिल में मानवता है, वो व्यक्ति है कुमार व्यक्ति, है ना? तो तब से क्या होने लग गया कि शीतला माता का पूजन किया जाने लग गया इस रूप में। मतलब उन्होंने उस हलवाई को तो दिया श्राप और जो कुमार था उसको उन्होंने ना एक आशीर्वाद दिया कि जब भी मेरी पूजा होगी तो मेरी पूजा तुम ही करोगे, है ना? कुमार ही मेरी पूजा करेंगे, है ना? तो शीतला माता के पुजारी जो होते हैं ना, वो कुमार ही होते हैं, ठीक है? और आपने देखा भी है कि शीतला माता के समय पे हम जो है ठंडा खाना बनाते हैं, बाशोड़ा खाना वो जिसको बोलते हैं ठंडा खाना बनाते हैं ना, तो उसके पीछे का रीज़न यही। तो ये कहानी थी और उसी उसी कहानी के आधार पे जो है इन रोगों के मतलब उस इन रोगों के पीछे यही कहानी है। यही कहा जाता है ना कि जब भी ये रोग होते हैं तो शीतला माता का पूजन करो, उनको जल चढ़ाओ और ठंडा खाना बनाओ और वो ही ठंडा खाना बच्चे को मतलब जिसको भी रोग हो रहा है उसको खिलाओ और उसके जो जल आप चढ़ा के आते हो उसका पूरे शरीर पे जो है ऐसे जल को शरीर पे लगाओ, ठीक है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो भई ये बड़ी माता, छोटी माता आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट रोग आता है वायरस जनित रोग। इसमें पहले देखो चिकन पॉक्स जीवन में एक बार ही होता है। इसके बाद शरीर की एंटीबॉडी बन जाती है। इसके बाद इसके शरीर में हमारे शरीर में जब ये रोग एक बार हो जाता है तो उसके बाद इसमें शरीर की क्या बन जाती है? एंटीबॉडी। दोबारा से ये रोग नहीं होता है ना, तथा ये क्रम नहीं होता है। दोबारा ये नहीं होता है। यहाँ लिख लो दोबारा दोबारा तथा ये दोबारा नहीं होता है, ठीक है? तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों ही हमने पढ़ लिए हैं। 2 वायरल जनित मतलब 2 वायरस जनित रोग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आती है डेंगू रोग, नेक्स्ट आता है डेंगू रोग, ठीक है? अब जो ये डेंगू रोग है, सभी को मालूम है कि मच्छर के काटने से होता है, ठीक है? इस डेंगू रोग में क्या होता है? डेंगू रोग की अगर मैं बात करूँ, तो इसकी जो रोग कारक होती है वो होती है एडिस इज़िप्टी मच्छर। यानी एक मादा मच्छर होती है जिसका नाम है सॉरी एक मच्छर होते हैं जिनका नाम है एडिस इज़िप्टी वर्ग के मच्छर होते हैं, उनके कारण ये रोग होता है, ठीक है? जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को काट लेता है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अपना डंक भेज देता है, तो ये इसका रोग कारक होता है डेंगू वायरस, ठीक है? वो डेंगू वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद में क्या होता है कि प्रथम अवस्था में तो 4-5 दिन तेज बुखार आएगा, है ना? और शरीर में जैसे दर्द उठेगा, शरीर की जितनी भी हड्डियाँ हैं, उन हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो एक टाइम पे तो इस रोग
रोग को कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार, क्योंकि हड्डियों में दर्द ही इतना ज्यादा होता है, हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कहा जाता है। ठीक है। फिर द्वितीय अवस्था में क्या होता है, इसके दो स्टेप में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। पहले स्टेप में तेज बुखार आना और शरीर के अंदर हड्डियों में दर्द होना, शरीर में दर्द होना। दूसरे स्टेप की मैं बात करूं तो 4-5 दिन बाद में क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या, हमारे शरीर के अंदर रुधिर में जो प्लेटलेट्स होती है उन प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आने लगती है। तो ये रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। और इस रोग का जब मतलब इसका जब टेस्ट किया जाता है तो उस टेस्ट में यही देखा जाता है कि रोगी के व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ रही है या नहीं आ रही है, वो ही चेक किया जाता है। तो चलिए कि डेंगू क्या है। डेंगू एक प्रकार का फीवर है, एक प्रकार का बुखार है, और ये एक वायरस जनित रोग है, यानी कि हमारे शरीर में डेंगू वायरस के शरीर में प्रवेश करने के बाद ये रोग उत्पन्न होता है। तो इसका रोग कारक है डेंगू वायरस, और इसकी रोग वाहक होती है एडिस इजिप्टी मच्छर। यानी ये जो डेंगू वायरस होता है ये एडिस इजिप्टी मच्छर के शरीर में मतलब अपना जीवन करता है पूर्ण। ठीक है। जैसे ही ये एडिस इजिप्टी मच्छर जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को काटती है, और इसके काटने से जो इसके डंक के द्वारा जो है ये डेंगू वायरस मनुष्य के शरीर के रक्त में छोड़ दिया जाता है। और जब वो शरीर में प्रवेश कर जाता है तो सबसे पहले तो भाई कि शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। अगर हम बात करें तो शरीर का तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है, और शरीर का जो है शरीर का तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है इसमें। ठीक है। अब इसका संक्रमण कि भाई ये रोग कैसे फैलता है, संक्रमित मच्छर के काटने से। जिस मच्छर ने एक स्वस्थ व्यक्ति को काटा, ठीक है, पहली चीज तो ये कि ये डेंगू वायरस ये पहुंचता भी इस एडिस इजिप्टी मच्छर के द्वारा एक रोगी व्यक्ति को है। ठीक है। अब मान लो कि जो रोगी व्यक्ति है उस रोगी व्यक्ति को ये मच्छर फिर से काट जाए, और यही मच्छर जाके फिर से अगर स्वस्थ व्यक्ति को काट जाए, तो फिर ये कीटाणु जो है, ये डेंगू वायरस जो है, एक रोगी व्यक्ति से फिर से किस में पहुंच जाते हैं, स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं ना। तो एडिस इजिप्टी मच्छर इसकी रोग कारक है, और इसी के काटने से संक्रमण जो है फैलता है। लक्षण अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्टेज के अंदर, यानी फर्स्ट स्टेज में प्रारंभिक 4 दिन में जो है क्या होता है, 4 दिन तक अगर हम बात करें तो तेज बुखार आता है। ये लिखा हुआ है 4 दिन। पहले 4 दिन में तो तेज बुखार आएगा, शरीर में दर्द होगा, यानी इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहा जाता है। और सेकंड स्टेप बात करें तो 4 से 5 दिन बाद में जो है शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आने लगती है। रक्त पतला होने से आंतरिक रक्त होने लगता है, मतलब रक्त पतला होता है तो अंदर ही, शरीर के अंदर ही जो है रक्त का स्राव होने लगता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि रक्त दाब कम हो जाता है और रोगी जो है बेहोश हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो फिर कोमा में चला जाता है, क्योंकि रक्त जो है शरीर के अंदर ही रक्त स्राव हो रहा है। ठीक है। तो इससे रक्त दाब कम होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और इससे रोगी को बेहोशी हो जाएगी, और फिर वो धीरे धीरे कोमा में जा सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस रोग है। कभी कभी तो ये डेंगू रोग इतना ज्यादा फैल जाता है कि मस्तिष्क में पहुंच जाता है। अगर हम कहते हैं कि शरीर में मस्तिष्क में अगर ये फीवर पहुंच जाए तो फिर रोगी व्यक्ति की तक भी हो जाती है। ठीक है। चलिए, अब इसका उपचार क्या है। इसका उपचार है भाई लक्षणात्मक उपचार ही है। ठीक है, अभी तक इसका उपचार जो है लक्षणात्मक उपचार ही है। और अगर हम बात करें तो कुछ औषधियाँ है। ठीक है। तो उपचार में उपचार हो गया, और बाकी उपचार में आप लिख सकते हो कि औषधियाँ, ये औषधियों का उपयोग किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट रोग आता है वायरस जनित पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो रोग। कौन सा रोग भाई, पोलियो रोग, जिसे अगर हम कहते हैं तो अंग पक्षाघात भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इस रोगों को कहा जाता है अंग पक्षाघात। पोलियोमाइलाइटिस, या इसे कहेंगे अंग पक्षाघात। इसमें, इस रोग में क्या होता है, कोई भी एक अंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब तो इसलिए इसको कहते हैं पोलियोमाइलाइटिस। अगर, और ये जो है सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के जो है पैरों को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो मोस्टली पोलियो जो है पैरों में ही देखने को मिलता है। अदरवाइज ये शरीर के किसी भी अंग में भी है ना, किसी भी अंग को क्षतिग्रस्त कर सकता है ना। ठीक है। तो अंग को क्षतिग्रस्त करता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है अंग पक्षाघात। तो क्या है पोलियोमाइलाइटिस, ये एक प्रकार से वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, जिसका रोग कारक होता है पोलियो वायरस। क्या होता है भाई, पोलियो वायरस। इसको एंट्रोवायरस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, एंट्रोवायरस। इसको एंटीरोवायरस, या आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसको एंट्रोवायरस भी कहते हैं। इसी वायरस को विफोरना वायरस भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है पोलियो एंटीरोवायरस लिखो आप, इसको एंट्रोवायरस भी नहीं, एंटीरोवायरस लिख लीजिए आप इसे, एंटीरो वायरस। ठीक है, एंटीरो वायरस ही सही है। ठीक है। चलिए, तो पोलियो वायरस जो है, पोलियो वायरस किसका रोग कारक है भाई, पोलियो रोग का रोग कारक है। या एंटीरो वायरस क्या है, अगर हम बात करें तो ये वायरस जो है इनके भी क्लास होती है, इनकी भी वर्ग होती है। जैसे हम बात करेंगे
रेबडो वायरस होता है, लाइक हम बात करें इसकी एक क्लास होती है एंटो वायरस होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंटो वायरस के अंतर्गत आने वाला है पोलियो वायरस, इसलिए इसको एंटीरो वायरस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो रोग कारक पोलियो वायरस, एंटीरो वायरस, विफोर्ना वायरस, संक्रमण दूषित जल एवं भोजन से। तो इसका जो वायरस होता है वो जल में ही पनपता है, तो दूषित जल के संक्रमण के कारण ये विषाणु जो है हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है, और हमारे शरीर में पहुंचकर ये सबसे पहले जो है किसको प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन सिस्टम को, और साथ ही साथ में हमारे शरीर के पेशी तंत्र को भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो पोलियो वायरस में कौन से तंत्र प्रभावित होते हैं, तंत्रिका तंत्र और पेशी तंत्र, ठीक है। चलिए, अब इसका संक्रमण दूषित जल एवं भोजन के द्वारा होता है, और अगर आगे बात करें तो सर्वप्रथम ये क्या करता है, मतलब अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है, तो ये तंत्रिका तंत्र के अलावा हमारे शरीर के अंदर एक पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को। पाचन तंत्र का एक अंग होता है जिसे हम कहते हैं आंत। आंत यानी इंटेस्टाइन। क्या होता है भाई, आंत यानी इंटेस्टाइन। तो जैसे ही ये विषाणु या वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले ये आंतों पर संक्रमण करेगा। किस पे संक्रमण करेगा, आंतों पे संक्रमण करेगा। सर्वप्रथम आंतों में संक्रमण से डायरिया रोग हो जाता है। डायरिया यानी उल्टी दस्त होना, डायरिया यानी उल्टी दस्त होना, जिससे रोग कारक से होता हुआ अस्थि मज्जा में पहुंचता है। यहाँ से रोग आंतों से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, अस्थि मज्जा में पहुंचेगा। अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो, हमारे शरीर के बोन मेरो में ये वायरस पहुंच जाता है, और जब ये बोन मेरो में पहुंचता है तो बोन मेरो भी संक्रमित हो जाती है, और साथ ही साथ में तंत्रिका तंत्र संक्रमित हो जाती है। तो जिस अंग की बोन मेरो में ये पहुंचता है, उस अंग की जो है संदेश जो है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मस्तिष्क भी उन्हें जो है प्रॉपर रूप से फिर से ऑर्डर नहीं दे पाते हैं, तो वो अंग क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तंत्रिका तंत्र और पेशियों को प्रभावित करता है। कलंगता कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कलंगता उत्पन्न होती है, या हम इसको एक सेकेंड यहाँ पर देखिए, बोन मेरो संक्रमित हुई, बोन मेरो संक्रमित होने के बाद में तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करेगा, पेशियों को भी प्रभावित करेगा, जिससे शरीर में क्या होगी, जिससे शरीर में अपंगता उत्पन्न होगी। क्या होगी भाई, अपंगता उत्पन्न होगी। तो जहां पर शरीर के जिस अंग के अंदर ये पोलियो वायरस जाके प्रवेश करता है, वहां पर क्या हो जाता है, अंग पक्षाघात हो जाता है, अपंगता हो जाती है। तो इस रोग को हम कहते हैं पोलियो रोग, ठीक है। अब पोलियो रोग का अभी तक भी कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी वैक्सीन जो बनी है वो वैक्सीन दो प्रकार की है। दो प्रकार की वैक्सीन होती है, एक वैक्सीन होती है जिसको हम टीके के रूप में देते हैं, और एक वैक्सीन होती है जिसको ओरली दिया जाता है, ड्रॉप द्वारा जो दी जाती है वो ओरली वैक्सीन कहलाएगी। तो यहाँ पर अपन जो है एक बार इसकी दोनों वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। वैक्सीन की बात करें तो एक तो होती है आईपीवी वैक्सीन यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की मैं बात करूं तो इनएक्टिवेटिव पोलियो वैक्सीन वो होगी जो हम इंजेक्शन के द्वारा, मतलब जो पोलियो का टीका लगता है वो वाला, ठीक है। और एक होती है ओपीवी। ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी ओरली यानी मुंह के द्वारा जो वैक्सीन दी जाएगी वो होती है ओपीवी, ओरियो पोलियो वैक्सीन। आईपीवी की बात करें, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की बात करें, की खोज करता है साल्क। साल्क नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसमें मृत वायरस को शरीर में इंजेक्शन के द्वारा डाला जाता है, जिससे शरीर में उसकी एंटीबॉडीज का विकास हो सके। भाई वैसे भी जैसे जब अपन ने ये मानव रोग वाला टॉपिक शुरू किया था, वहां पर मैंने बताया था कि आपको ये जो टीके वाली वैक्सीन है ये किस तरीके से तैयार की जाती है। दो प्रकार से ये वैक्सीन तैयार होती है, एक होती है सक्रिय वैक्सीन और एक होती है निष्क्रिय वैक्सीन, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव, है ना। तो जो सक्रिय वैक्सीन होती है उसके अंतर्गत तो क्या किया जाता है कि जो जिस भी सूक्ष्म जीव के द्वारा रोग हो रहा है उस सूक्ष्म जीव के शरीर की पहले से ही प्रयोगशाला के अंदर क्या बनाई जाती है, एंटीजन बनाई जाती है। फिर उनको हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है और फिर उसका क्या बनता है, एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बनता है, वो तो कहलाती है सक्रिय वैक्सीन। और निष्क्रिय वैक्सीन की बात करें तो सूक्ष्म जीवों के शरीर के मृत अंशों को जो है इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, और मृत अंशों के द्वारा हमारे शरीर में उसकी क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है, तो वो कहलाती है निष्क्रिय वैक्सीन। तो ऐसे ही यहाँ पर इस पोलियो वैक्सीन की जो है, मतलब पोलियो रोग जो है इसकी दो वैक्सीन है। आईपीवी जो कि इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन है, और ओपीवी जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन है, मतलब मुंह के द्वारा दी जाने वाला वैक्सीन है। तो यहाँ पर क्या है, याद रखना है कि भाई जो आईपीवी है, आईपीवी है जो इंजेक्शन के द्वारा दी जा रही है, उसकी खोजकर्ता कौन है, ये खोज करता है साल्क नामक वैज्ञानिक। और जो मुंह के द्वारा दी जाती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो दी जाती है, उसकी खोज करता है कौन है, साबिन। कौन है भाई, साबिन, ठीक है।
इसमें जीवित लेकिन रोग उत्पन्न करने की क्षमता से रहित वायरस को मुख्य टीके के रूप में दिया जाता है, यानी ओरली दिया जाता है। यहाँ अपन लिख सकते हैं ओरली जो है हमारे शरीर के अंदर इनके जीवित अंशों को जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। ठीक है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये रोग जो है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के अंतर्गत ही देखा जाता है। उसके बाद मतलब बहुत ही रेयर केस में जो है ये रोग देखा जाता है, पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को ये रोग जो है ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसका एक तरीका है कि उपचार में कि अगर हम बात करें तो जन्म के समय ही पोलियो के टीके लगा दिए जाते हैं। उसके बाद में जो है 3 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में जो है पोलियो वैक्सीन ओरली रूप में दी जाती है। नेक्स्ट देखो नोट, मार्च 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका उन्मूलन हो चुका है 2014 में। ठीक, तो यहाँ पर देखो दो रोग जो कि बिल्कुल उन्मूलित हो चुकी है, वो कौन कौन सी है, एक बड़ी माता और एक पोलियो रोग से हमारा भारत जो है वो बिल्कुल फ्री है, मतलब भारत उन्मुक्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रोग आता है मम्स। मम्स यानी गलसुआ। तो जब अपन ने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी थी, और बैक्टीरियल डिजीज में जब हम लोग गलघोटू रोग पढ़ रहे थे, उसी समय मैंने आपको समझाया था कि गले से संबंधित 3 रोग है। गले से संबंधित 3 रोग कौन कौन से हैं? एक होता है गलघोटू रोग, ठीक है, जिसे डिप्थीरिया कहते हैं। गलघोटू रोग, डिप्थीरिया, जो कि एक बैक्टीरिया जनित रोग है, ठीक है, जिसके बारे में हम बैक्टीरियल डिजीज के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। और एक होती है गलसुआ रोग, ये भी गले से संबंधित है, लेकिन ये जो है किस तरीके का रोग है, ये हमारी लार ग्रंथि में सूजन आने से होने वाला रोग है। लार ग्रंथि में आने से सूजन, अब लार ग्रंथि में भी सूजन किसके कारण भाई? वायरस के कारण, तो ये वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। ठीक है, और एक होता है गलगंड रोग, एक होता है गलगंड रोग, जो कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। किससे संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से। तो ये तीनों ही रोग जो है गले से संबंधित रोग है, गलघोटू, गलसुआ और गलगंड। गलघोटू बैक्टीरियल डिजीज है, गलसुआ वायरल डिजीज है, और गलगंड जो है वो थायराइड ग्रंथि यानी ग्लैंड से संबंधित डिजीज है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं मम्स यानी गलसुआ रोग। इसका रोग कारक होता है पैरामिक्सो वायरस। कौन सा वायरस भाई? पैरामिक्सो वायरस। इसका संक्रमण, पहली चीज तो ये रोग है क्या? इस रोग में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो है तीन तीन जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, पैरोटिड, सब पैरोटिड है ना। तो यहाँ पर पैरोटिड लाल ग्रंथि जो होती है, उस लाल ग्रंथि में सूजन आ जाती है। उस लाल ग्रंथि में सूजन आने के कारण क्या होता है, रोगी व्यक्ति के शरीर के अंदर, भाई पैरोटिड लाल ग्रंथि पहले तो होती है कान के नीचे, दोनों कान के नीचे गले तक फैली हुई हमारी पैरोटिड लाल ग्रंथि होती है। जब इस लाल ग्रंथि में सूजन आ जाती है इस वायरस के कारण, तो फिर यहाँ से क्या होता है, कान के नीचे से लेके गले तक और पूरे गर्दन तक जो है सूजन आ जाती है। इससे रोगी व्यक्ति को क्या होता है, भोजन निगलने में दिक्कत होती है, पानी पीने में दिक्कत होती है, और कई बार तो उसको श्वसन लेने में भी दिक्कत होती है। इसलिए इसको कहते हैं गलसुआ रोग। ठीक है, अब इसका संक्रमण कैसे फैलता है कि भाई रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, रोगी व्यक्ति ने जो पानी पिया है उसका झूठा पानी अगर आपने पी लिया है, तो इसका वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और सामान्यतः ये रोग जो है बच्चों में देखने को ज्यादा मिलता है, वयस्कों में ये रोग जो है बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। चलिए मम्स रोग क्या है? गलसुआ, इसका रोग कारक होता है पैरामिक्सो वायरस। संक्रमण की बात करें तो रोगी के संपर्क में आने पर सामान्यतः बच्चों में, लेकिन वयस्कों में भी ये कभी कभार हो जाता है। लक्षण क्या है? पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथियों में सूजन जो कि गले तक पहुंच जाती है। वायरस रक्त से होता हुआ, जहां से वायरस रक्त से होता हुआ जननांगों में भी सूजन कर देता है। ऐसे में रोगी या तो बंद हो जाता है, स्टाइल हो सकता है, भाई ये मम्स रोग इतना ज्यादा वो है। और इसकी वैक्सीन क्या है? एमएमआर का टीका की वैक्सीन है एमएमआर का टीका। अब ये एमएमआर का टीका कितने रोगों के लिए लगाया जाता है? ये एमएमआर का टीका जो है वो 3 रोग के लिए लगाया जाता है। अब देखो 3 रोगों के लिए जो टीके हैं अगर अगर 3 रोगों के लिए कोई एक टीका बनाए है, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। एक तो होता है डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया जनित तीनों रोगों के लिए बना है। तो डीपीटी का टीके में जैसे एक तो ये बना है डिप्थीरिया के लिए, किसके लिए बना है भाई? डिप्थीरिया के लिए। और एक ये बना है पर्टुसिस, पर्टुसिस यानी काली खांसी, पर्टुसिस यानी काली खांसी, और एक ये बना है टिटनेस। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, तीनों रोगों के लिए एक ही टीका है, डीपीटी टीका। ये जो डीपीटी टीका है ये बैक्टीरियल डिजीज के लिए है। किसके लिए भाई? बैक्टीरियल डिजीज के लिए है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MMR, ठीक है, MMR का टीका। ये MMR का टीका जो है बच्चे के जन्म से 9 माह तक के अंतर्गत ये लगाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। एक तो इसका समय पूछा जा सकता है कि MMR का टीका किस वर्ष लगाया जाता है, तो बच्चे के जन्म से 9 माह के भीतर भीतर कभी भी ये टीका लगवाया जा सकता है, ठीक है। MMR का टीका जो कि वायरल डिजीज के लिए, किसके लिए भाई, वायरल डिजीज के लिए है। और वायरल डिजीज में भी मैं बात करूं तो 3 रोग हैं। 3 रोग कौन कौन से? एक होता है मम्स, जिसे कहते हैं गर्ल्स हुआ, मम्स जिसे कहेंगे गर्ल्स हुआ। एक होगा मीजल्स, मीजल्स रोग के लिए है, मीजल्स जिसे कहते हैं खसरा, मीजल्स या जिसे कहेंगे खसरा रोग, ठीक है। और एक होगा रूबियोला, रूबेला, रूबेला वायरस, ठीक है। तो रूबेला वायरस से होने वाला रोग जो है वो कहलाता है रूबियोला। तो रूबियोला, मीजल्स और मम्स, इन तीनों वायरस जनित रोगों के लिए एक टीका है, एमएमआर का टीका, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन तीन टीकों के जो सेट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, मम्स के लिए सबसे पहले वैक्सीन में एमएमआर का टीका। और उपचार क्या है? लक्षणात्मक उपचार है कि जैसे ही लक्षण दिखाई दे उसी तुरंत जो है इसका उपचार शुरू कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एमएमआर का जो है वो बता दिया गया है कि मम्स के लिए, मीजल्स के लिए और रूबेला के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डिजीज आती है मीजल्स, खसरा या रूबियोला। इसको रूबियोला नहीं कहेंगे भाई, मीजल्स या खसरा। क्या होता है भाई मीजल्स या खसरा? अगर हम बात करें मीजल्स या खसरा क्या होता है, तो मीजल्स और खसरा की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, इसमें क्या होता है कि रोगी व्यक्ति के नाक से लगातार जो है स्राव बहता रहता है, ठीक है। और जो ये मीजल या खसरा होता है ये रूबियोला वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? रूबियोला वायरस के कारण होता है। अब रोगी व्यक्ति जो है इसके अंतर्गत खसरे के मतलब इसमें क्या होता है कि जो रोगी व्यक्ति है उसके नाक से जब लगातार स्राव बहता रहता है तो नाक लाल हो जाती है। और इस स्राव के द्वारा ही जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उस रोगी व्यक्ति के पास आके बैठता है और रोगी व्यक्ति ने अगर छींक दिया है तो ये कीटाणु जो है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ये इतना ज्यादा घातक होता है कि रोगी व्यक्ति को लगातार नाक से स्राव निकलता रहता है, तो रोगी व्यक्ति को तेज बुखार भी रहता है और चेहरे व गर्दन पे जो है बहुत लाल दाने बन जाते हैं और तेज बुखार के साथ में उसको सांस लेने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये है मीजल्स का रोग कारक, ठीक है। मतलब मीजल्स के लक्षण क्या है, तो देखो कि ये जो मीजल्स और खसरा है ये भी रूबियोला वायरस के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? रूबियोला वायरस के द्वारा ही होता है। और इसमें संक्रमण कैसे फैलता है? रोगी के संपर्क में आने से। लक्षण क्या दिखाई देते हैं? चेहरे एवं गर्दन पर गहरे लाल रंग के दाने, इसके साथ में तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी। और साथ ही ये लिखोगे नाक से लगातार स्राव बहना, नाक से लगातार स्राव बहते रहना, ठीक है। तो ये रोग है। अब इसके लिए टीका जो जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था, एमएमआर का टीका, भाई मीजल्स के लिए भी एमएमआर का टीका है। उपचार लक्षणात्मक, लक्षण दिखते ही इसका क्या कर लीजिए? उपचार कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें और नेक्स्ट आता है रोग रूबियोला वायरस। कौन सा? रूबियोला रोग, रूबियोला जिसे कहते हैं जर्मन खसरा। क्या कहते हैं भाई? जर्मन खसरा। इसका रोग कारक भी रूबियोला वायरस ही है। संक्रमण रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने में, जैसे लक्षण खसरे में थे वैसे के वैसे ही लक्षण इसके अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। इसका उपचार भी भाई वही लक्षणात्मक उपचार है, ठीक है। बस वही चीजें हैं कि जैसे कि सर्दी जुकाम में होता है ना कि भाई नाक से लगातार स्राव बहता रहता है और छींक पे छींक आती रहती है, वैसे ही लक्षण है इसके, लेकिन वो नॉर्मल जुकाम होता है। अगर इस रोग की बात करें तो इससे पूरे शरीर के ऊपर जो है मतलब पूरे चेहरे पे लाल दाने बन जाएंगे, गले पे लाल दाने बन जाएंगे। तो लगातार स्राव के कारण जो है रोगी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। बस ये जो है लक्षण है मीजल्स एंड रूबियोला के। देखो वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा स्कूलों, आंगनवाड़ी एवं मदरसों में एमएमआर का टीका किया जा रहा है। एमएमआर का टीका जो है वो मुफ्त में लगाया जा रहा है, जिसके तहत 13 वर्ष तक के, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये एक इंपॉर्टेंट है कि एमएमआर का टीका जो है कितने वर्ष तक के बच्चों में लगाया जाता है? 13 वर्ष तक के बच्चों में मीजल्स एवं रूबेला के लिए टीकाकरण किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो वायरस जनित रोग आता है वो आता है हर्पीज, हर्पीज रोग, ठीक है। जो हर्पीज रोग है वो एक तरीके से स्किन डिजीज है। अगर हम कहें तो इसको एक स्किन डिजीज मानेंगे। इससे क्या होता है? रोगी व्यक्ति के शरीर की स्किन जो है वो धीरे धीरे वाइट होने लगती है। और वाइट होने का मतलब वो स्किन धीरे धीरे गलने लगती है और उस स्किन पे लगातार खुजली चलती रहती है, पर वो अंदर ही अंदर जो है वो घाव बनाने लगती है ना। कभी कभी ये हर्पीस डिजीज या हर्पीस रोग भी इतना ज्यादा घातक हो जाता है कि रोगी व्यक्ति की जो है मृत्यु तक हो जाती है हर्पीस डिजीज। तो हर्पीस एक वायरस जनित रोग है। हर्पीस एक वायरस जनित रोग है और इसका जो रोग कारक है, इसका रोग कारक है हर्पीस वायरस। कौन सा है भाई? हर्पीस वायरस। संक्रमण वही रोगी व्यक्ति के पास में रहेंगे, रोगी व्यक्ति से संपर्क रखेंगे
उसके स्किन से, मतलब कि रोगी व्यक्ति अपनी स्किन पे जा रहा है और गलती से उसने वो हाथ आपके शरीर पे रख दिया, तो फिर वो जो है वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। अब इसमें होता क्या है, हर्पीस रोग के अंदर मेनली अगर हम बात करें तो मुख के किनारों पर घाव हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो है ये प्रभावित करता है शरीर के, मतलब शरीर की अगर हम बात करें तो शरीर के जो अंग है उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ये मुख के जो किनारे होते हैं उस पे घाव हो जाता है। इसकी वैक्सीन कौन-सी है भई? इसकी वैक्सीन है हर्पीस वैक्सीन। कौन-सी वैक्सीन है? हर्पीस वैक्सीन। और उपचार लक्षणात्मक लक्षण जिस तरीके से दिखाई दे उसी समय इसका क्या कर दो, उपचार शुरू कर दो, ठीक। तो हर्पीस वायरस के कारण होने वाला रोग हर्पीस, और इसकी वैक्सीन भी है हर्पीस। तो इतना मतलब आपको याद रख के याद हो ही चुका है, इतना कुछ याद रखने की इसमें आवश्यकता भी नहीं है। चलो, नेक्स्ट रोग आता है, नेक्स्ट वायरस जनित रोग आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेबीज रोग। रेबीज रोग जिसे जल भित्ति रोग भी कहते हैं। जल भित्ति का मतलब होता है, भित्ति का हिंदी में मतलब होता है डरना। किसी चीज को देखकर अगर हमें भय होता है तो उसको कहते हैं भित्ति। हिंदी में भित्ति का मतलब होता है भय उत्पन्न होना, ठीक है ना। तो किसी चीज को देख के हमें भय हो रहा है तो इसका मतलब वो भित्ति रोग है। तो रेबीज रोग में एक्चुअल में होता क्या है, कुत्ते या बिल्ली या बंदर के काटने से ये रोग होता है। सामान्यतः आप लोगों ने पढ़ा है कि कुत्ते के काटने से ये रोग होता है, जबकि कुत्ते बिल्ली या बंदर किसी के भी काटने से ये रेबीज रोग हो सकता है। रेबीज रोग होता है रेबडो वायरस के कारण। किसके कारण भाई? रेबडो वायरस के कारण। जब ये रेबडो वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो सबसे पहले जो ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हमारे पेशी तंत्र को प्रभावित करता है। और इसमें होता क्या है कि जब ये हमारे शरीर की पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र सबको प्रभावित करता है, तो रोगी व्यक्ति को पानी पीने में भी जो है डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि जब वो पानी पीता है तो उसका गला जो है दर्द करता है, गले की सारी पेशियां बिल्कुल सिकुड़ होती है। ऐसे में जब रोगी व्यक्ति किसी तरल पदार्थ को सेवन करता है तो उसको लगातार गले में दर्द होता है। तो वो जल को देखकर या तरल पदार्थ को देख के ही क्या करता है, डरने लग जाता है, ठीक है। और कभी-कभी तो ये रेबडो वायरस इतना ज़्यादा घातक होता है कि रोगी व्यक्ति की मृत्यु तक ही हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रेबीज जलबित्ती, इसे जलबित्ती रोग भी कहेंगे, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? इसको हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि हाइड्रोफोबिया रोग या जलबित्ती रोग कौन सा कहलाता है? तो वो है रेबीज, ठीक है, जिसका रोग कारक है रेबडो वायरस। अब आगे बात करें तो संक्रमण क्या होगा? रेबीज यानी रेबी कुत्ते के बाद घाव पर संक्रमण उत्पन्न होता है, ठीक है। कुत्ते के काटने के बाद में घाव पर संक्रमण उत्पन्न होता है, मांसपेशियां प्रभावित होती है, विशेषतः गले की पेशियां। मैंने कहा ना कि गले की पेशियां सिकुड़ जाती है एवं जल निगलने में परेशानी होती है तथा स्वयं कुत्ता भी पागल होकर मर जाता है। इस रोग के अंदर स्वयं कुत्ता भी जो है वो पागल हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें, और आगे देखो कि इसकी वैक्सीन है एंटी रेबीज वैक्सीन। क्या है भाई? एंटी रेबीज का टीका लगाना चाहिए, एंटी रेबीज का टीका लगाना चाहिए। और उपचार जैसे ही लक्षण दिखाई दे लगातार। अब आप ध्यान रखना कि अब रेबीज की जो वैक्सीन दी जा रही है, अभी जो रेबीज के टीके लगाए जा रहे हैं, उसके लिए पहले तो ये था कि रेबीज के जैसे ही कुत्ते ने काट लिया है उससे 14 दिन के भीतर भीतर जो है लगातार 14 टीके लगाए जाते थे रेबीज वैक्सीन। लेकिन वर्तमान में अगर बात करूं तो इसकी वैक्सीन जो है वो वैक्सीन की 5 डोज ही दी जा रही है। 0 दिन यानी जिस दिन कुत्ते ने काटा है, फिर तीसरे दिन के 5वें दिन, के 7वें दिन और उसके 13वें दिन, ठीक है। इस 5 दिन के अंदर जो है, मतलब इन 5 स्टेप में, या हम कह दें ये 5 डोज देके ये एंटी रेबीज वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। और अब तो इसे और भी कम कर दिया है, अब तो इसे 3 में ही कर दिया है, 3 में ही कन्वर्ट कर दिया है, 0 दिन पे, 5वें दिन पे और आई थिंक जो है 7 या 13वें दिन में 1 दिन पे, ठीक है। तो अब तो इसको 3 दिन में ही कन्वर्ट कर दिया। पहले तो लगातार जो है 14 दिन तक जो है ये एक-एक टीका दिया जाता था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर रेबीज रोग भाई बिल्ली, कुत्ते या बंदर के काटने से होता है, ठीक है। और इस रोग के अंतर्गत अगर हम बात करें तो रोगी व्यक्ति के शरीर में पेशीय तंत्र सबसे पहले प्रभावित होता है, गले की पेशियां सिकुड़ने लगती है और रोगी व्यक्ति को जल या कुछ भी निकलने में दिक्कत होती है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रोग आता है हिपेटाइटिस वायरस। कौन सा रोग आता है भाई? हिपेटाइटिस वायरस, ठीक है। अब हिपेटाइटिस वायरस की बात करें तो इसको जो है पीलिया रोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मतलब हिपेटाइटिस वायरस जिसके लक्षण पीलिया जैसे भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हिपेटाइटिस वायरस इसका रोग कारक है हिपेटाइटिस वायरस। और ये वायरस होता है 5 प्रकार का, A B C D और E प्रकार का। इस रोग के अंदर अगर संक्रमण की बात करें तो संक्रमण कैसे भाई? संक्रमित दूषित वस्तुओं से रोगी के संपर्क में आने से। हेपेटाइटिस बी व सी सबसे ज्यादा संक्रामक रोग है। हेपेटाइटिस बी और सी टाइप का जो रोग है ना, इस वायरस के कारण जो ये रोग फैल रहा है ना,
में भी हेपेटाइटिस बी और सी तो एक जानलेवा रोग है, क्या कह सकते हैं आप, जानलेवा रोग है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं इस रोग में, यकृत में संक्रमण होता है, लीवर में संक्रमण होता है, इसमें सूजन आती है, इसमें दर्द हो जाता है और पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं कि मतलब रोगी के मूत्र में जो है पीलापन दिखाई दे रहा है, आंखें पीली पड़ गई है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए टीका लगाया जाता है, हेपेटाइटिस का टीका। किसका टीका लगाया जाता है भाई, हेपेटाइटिस का टीका लगाया जाता है। और उपचार तो जैसे ही लक्षण दिखाई देने लगे उसी समय तुरंत जो है रोगी व्यक्ति का उपचार शुरू कर देना चाहिए। भारत में हेपेटाइटिस वैक्सीन पहली वैक्सीन थी जिसका निर्माण रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से किया गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का मतलब है पुनर्योजन डीएनए, पुनर्योजन डीएनए तकनीक के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका व्यावसायिक उत्पादन किया गया। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने पर यकृत में जो है इसका जमाव होने लगता है। किसका जमाव होने लगता है भाई, ये जो हेपेटाइटिस हम बात करेंगे यहाँ पर, भाई जो पीलापन है वो बिलुबिरिन किसके कारण, बिलुबिरिन जो एक वर्णक होता है वो बनता है, उसके कारण पीलापन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके यकृत में बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रोगी व्यक्ति के अंग जो है पीले दिखाई देने लगते हैं, जैसे आंखों का रंग पीलापन, मूत्र में पीलापन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है जिससे यकृत में सूजन आने लगती है, इससे लीवर सिरोसिस यानी कि वसीय यकृत संलक्षण भी कहा जाता है। भाई जो बिलिरुबिन वर्णक होता है वो एक वसीय मतलब जैसे वसा का भी संचरण जो है वो अल्कोहल पीने वालों के शरीर में ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ से यकृत में सूजन आने लग जाती है और उस रोग को कहते हैं लीवर सिरोसिस। क्या कहते हैं भाई, लीवर सिरोसिस, ठीक है। तो बस हेपेटाइटिस रोग का मतलब समझ गए आप कि हेपेटाइटिस रोग में क्या होता है कि लीवर के अंदर सूजन होती है, लीवर में दर्द होता है और वही है कि रोगी व्यक्ति को मूत्र त्यागने में भी दिक्कतें होती है, ठीक है, मूत्र में पीलापन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रोग आता है मेनिनजाइटिस रोग। मेनिनजाइटिस रोग जो है वो मस्तिष्क से संबंधित रोग है, या हम कह सकते हैं मस्तिष्क की झिल्लियों में, मस्तिष्क की झिल्लियों में उत्पन्न होता है ये रोग। जो मस्तिष्क की झिल्लियां होती हैं वो 3 परत की होती है, 3 परत की ये मस्तिष्क की झिल्लियां होती हैं। इसमें जब मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आना शुरू हो जाती है, इन मस्तिष्क की झिल्लियों में द्रव भरा रहता है, उस द्रव में संक्रमण के कारण ये मस्तिष्क की झिल्लियां जो है में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिससे रोगी व्यक्ति के शरीर के अंदर क्या होता है कि वो रोगी व्यक्ति के शरीर के मस्तिष्क पे दबाव पड़ता है, जिससे रोगी व्यक्ति की धीरे धीरे तो पहले स्मरण शक्ति कमजोर होती है और फिर धीरे धीरे जो है रोगी व्यक्ति जो है कोमा में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनिनजाइटिस रोग सबसे पहले तो एक वायरस जनित रोग है और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि मस्तिष्क की झिल्लियों से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है भाई, मस्तिष्क की झिल्लियों से संबंधित है। का रोग कारक, इसके रोग कारक की बात करें तो मुख्यतः वायरस, लेकिन बैक्टीरिया एवं कवक के कारण भी हो सकता है। मुख्यतः तो ये वायरस जनित रोग ही है, ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। तो इसका जो रोग कारक होता है वो मेनिनजाइटिस वायरस ही होता है। इसका रोग कारक क्या होता है भाई, मेनिनजाइटिस वायरस ही होता है। संक्रमण की बात करें तो संक्रमण जो है इसका इसकी संक्रमण की बात करें तो संक्रमण संक्रमित या दूषित वस्तुओं से संक्रमित और माता से शिशु में फैलता है ये रोग। माता से, अगर माता को ये रोग हो रखा तो माता से शिशु में फैल जाएगा ये रोग। लक्षण की बात करें तो मस्तिष्क आवरण जिसे कहते हैं मेनिनजेंस, ये जो मस्तिष्क की झिल्लियां होती है इनको कहते हैं मेनिनजेंस। क्या कहते हैं भाई, मेनिनजेंस, ठीक है। तो मस्तिष्क आवरण जैसे कि ड्यूरामेटर अरेकेनोइड, मतलब ड्यूरामेटर अरेकेनोइड और पायामेटर, ये तीनों झिल्लियों के नाम है, में संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है। ऐसे में मस्तिष्क पर दबाव पड़ने लगता है जिससे रोगी कोमा में भी जा सकता है। और इसके उपचार क्या है, लक्षणात्मक ही उपचार है कि भाई आप जो है जैसे ही लक्षण पता चले उसी समय इसका क्या कर लो भाई, उपचार शुरू कर दो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है हमने ये वायरस जनित रोगों के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट वायरस जनित रोग एक बच गया है, इसके अंदर एड्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो वो नेक्स्ट के सेशन में हम एड्स वायरस के बारे में पढ़ेंगे और अन्य वायरस जनित रोग जो और भी है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी वायरस जनित रोग की यही तक का हमारी क्लास रही है। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।